गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप लोगों की बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 26 को कंटिन्यू कर रहे हैं, आरबीडब्ल्यूएम सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर आपको आरबीडब्ल्यूएम पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम मॉड्यूल डी के लास्ट चैप्टर एंड लास्ट टॉपिक पे हैं, यानी चैप्टर 26 अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं 3 कॉन्सेप्ट को, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ट्रेड्स एंड फैक्टरिंग। एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। जो लोग भी नए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए गाइस। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे के सारे पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं जो भी आपको यूट्यूब पे सेशंस कराया जाता है फॉर द जैब एग्जामिनेशंस। तो अगर आपको फ्री में पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मेरा नाम गरिमा है, मैं आपको पीपीबी आरबीडब्ल्यूएम दोनों ही पढ़ाती हूँ फॉर जैब एग्जामिनेशंस, एंड मैं बीआरबीएल भी आपको पढ़ाती हूँ फॉर कैब एग्जामिनेशंस। तो अगर कोई कैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट बन चुका है, ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बीआरबीएल के कॉन्सेप्ट को भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, सबसे पहले उस क्वेश्चन का मैं आंसर कर देती हूँ, देन हम आगे सेशन को प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन था मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। हमने कल म्यूचुअल फंड्स के बारे में, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में देखा था। 2 तरीके के टाइप्स देखे थे। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, 4 ऑप्शन है। दे हैव अ फिक्स मैच्योरिटी डेट, यूनिट्स कैन ओनली बी बाउट ड्यूरिंग द स्पेसिफिक इंटरवल, इन्वेस्टर्स कैन बाय और सेल यूनिट्स एनी टाइम, एंड यूनिट्स आर नॉट रिडीमेबल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो इसका आंसर होगा इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल यूनिट्स एनी टाइम। तो किसी भी टाइम पे इन्वेस्टर्स बाय और सेल कर सकता है इन केस ऑफ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन सी लगाया है, आप लोग मैच करेंगे, आप लोगों का जवाब सही है। और रेस्ट जिन लोगों ने गलत जवाब दिया है, गाइस एक बार कॉन्सेप्ट को जाकर के पढ़िए। ठीक है, चलिए आज के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं और फैक्टरिंग के बारे में समझते हैं। फैक्टरिंग क्या होता है? तो फैक्टरिंग एक फाइनेंशियल सर्विसेज है जहां पर कंपनी अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को सेल करती है टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसको हम फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, इन एक्सचेंज ऑफ इमीडिएट मनी। चलिए इसको समझते हैं एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने 1000 या 1 लाख का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया है किसी कस्टमर, कस्टमर्स को प्रोवाइड किया है ऑन क्रेडिट बेसिस, ऑन क्रेडिट बेसिस। XYZ कोई कंपनी थी, XYZ कंपनी ने 1 लाख रुपए का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया है कस्टमर्स को क्रेडिट बेसिस पे। तो कस्टमर ने यहाँ पर बोला कि ठीक है, मैं 6 महीने या 7 महीने या 1 साल बाद आपको यहाँ पर पूरा अमाउंट पे कर दूंगा ना। अब इस कंपनी ने 1 लाख का क्रेडिट बेसिस पे तो कस्टमर्स को कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोवाइड कर दिया है, बट अभी इस कंपनी को, इस बिजनेस को रन करने में, इनके ऑपरेशंस को रन करने के लिए इमीडिएट कैश की जरूरत पड़ेगी। तो कहां से ये कैश आएगा? ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी क्रेडिट बेसिस पे किसी भी कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है, तो उसको अपने बिजनेस को रन करने में, डेली ऑपरेशंस को करने में, जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं उसको खरीदने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उनके पास इमीडिएट कैश तो होता नहीं था। अब इस केस में फैक्टरिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर के आया गया, जहां पर कंपनी जितने भी अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, ठीक है, जो कस्टमर्स के द्वारा दिए गए हैं, उस अकाउंट रिसीवेबल्स को सेल कर देगी। किसको? फैक्टर को। फैक्टर कौन होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि आपके बैंक्स हो सकते हैं, अदर फाइनेंशियल कंपनीज हो सकती है, उसको आप सेल कर दोगे और बैंक इन रिटर्न आपको यहाँ पर इमीडिएट कैश प्रोवाइड करेगी, जिससे कंपनी अपने बिजनेस को, अपने ऑपरेशंस को रन कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर बैंक्स जो होगी या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको आपने ये अकाउंट रिसीवेबल्स दिया है, नाउ अब ये कस्टमर से सारे जो अमाउंट है वो कलेक्ट करेगी। तो इसको हम फैक्टरिंग बोलते हैं। तो इसमें आप देखोगे ना कि जितने भी माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं, जितने भी छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, उनके लिए जब ये स्ट्रगल आ रहा था, इसी के लिए इस फैक्टरिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर के आया गया। फैक्टरिंग इनके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन हो गया कि आप गुड्स एंड सर्विसेज भी क्रेडिट बेसिस पे दे रहे हो और इमीडिएट बेसिस पे आपको पैसे भी मिल रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था आपके फैक्टरिंग का। तो उसको जितने भी हमारे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, उनको इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए यहाँ पर फैक्टरिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर के आया गया। अच्छा, तो यहाँ पर जो बैंक्स आपके अकाउंट रिसीवेबल्स को लेती है ना, फुल अमाउंट आपको पे नहीं करती है। अब जैसे 1 लाख का यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल्स है,
तो उस केस में बैंक 90,000 या 80,000 आपको देगी, तो रेस्ट जो है आपके पास रहता है, ठीक है, जब तक कस्टमर्स पूरा अमाउंट बैंक को पे ना कर दे। तो ये आपका फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट होता है। नाउ 3 तरीके के आपको फैक्टरिंग देखने को मिलते हैं। एक होता है विथ रिकोर्स या रिकोर्स फैक्टरिंग बोलते हैं इसको, विदाउट रिकोर्स या नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग बोलते हैं, और एक होता है जिसको हम लिमिटेड रिकोर्स फैक्टरिंग बोलते हैं। क्या होता है तीनों, वन बाय वन करके समझते हैं। विथ रिकोर्स या रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या होता है कि अगर कस्टमर पे नहीं करेगा अमाउंट को, ठीक है, जैसे मान लीजिए XYZ कंपनी से 1 लाख का गुड्स एंड सर्विसेज लिया और स्टिल कस्टमर पे नहीं कर रहा है, इस केस में कंपनी रिलायबल होगी, कंपनी रीपे करेगी फैक्टर को, यानी बैंक्स को या जिस भी फाइनेंशियल कंपनी से कंपनी ने पैसे लिए हैं इमीडिएट बेसिस पे, उसको पे करने की जिम्मेदारी इस कंपनी की होगी विथ रिकोर्स फैक्टरिंग में। विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग या नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या होता है कि अगर कस्टमर पे नहीं करता है तो यहां पर जितने भी लॉसेस होंगे वो कौन बियर करेगा, फैक्टर। फैक्टर कौन है, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी बैंक बियर करेगा यहाँ पर सारे लॉसेस को, कंपनी का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। लिमिटेड रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या होता है, अब यहाँ पर अग्रीमेंट बनता है बिटवीन द कंपनी एंड योर फैक्टर, ठीक है, दोनों के बीच में यहाँ पर अग्रीमेंट होता है कि अगर कस्टमर रीपे नहीं करता है उस अमाउंट को तो दोनों ही लॉसेस को शेयर करेंगे। इसको लिमिटेड रिकोर्स फैक्टरिंग बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं एंड ट्रेड्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। अगेन ट्रेड्स से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। अब ये क्या है ट्रेड्स, तो ट्रेड्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से जितने भी MSME हैं वो इमीडिएट कैश ले सकते हैं जब भी वो किसी कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज क्रेडिट बेसिस पे सेल करते हैं। तो ये जो आपका इनिशिएटिव है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया है अंडर द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो ये जो प्लेटफॉर्म है लॉन्च कब किया गया था, तो 2016 में ही इसको लॉन्च कर दिया गया था RBI के द्वारा। तो इसमें हम जो भी MSMEs के प्रॉब्लम्स होते हैं यानी पेमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गए, ठीक है, क्रेडिट रिस्क जो देखने को मिलते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने इस ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बनाया है। कैसे काम करता है ये, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सबसे पहले ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे MSMEs को जाना पड़ेगा, अपने आप को वो रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद वहां पर जितने भी फैक्टर्स होंगे, कोई बैंक है या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, तो वो यहाँ पर क्या करेगी, इनके अकाउंट रिसीवेबल्स को यहाँ पर बाई करेगी। और बाई करेगी तो अगेन जैसा मैंने बोला कि कुछ अमाउंट यहाँ पर आपको देती है फॉर द इमीडिएट आपको देती है एंड रेस्ट अमाउंट आपके पास ही होता है, ठीक है। तो MSMEs को यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे कैश प्रोवाइड किया जाएगा विद द बैंक्स, यानी कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो भी आपके फैक्टर्स हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, एक MSMEs को अपने बिजनेस को रन करने में काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगा, वो स्मूथली अपने बिजनेस को रन कर पाएगा। तो कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो देखिए जितने भी MSME सेलर हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और जितने भी आपके PSUs हैं, ये सारे आपके पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है। फाइनेंसर यहाँ पर कौन होता है, तो फाइनेंसियर आपके बैंक्स और NBFCs होते हैं। दीज आर द फाइनेंसर जो आपको इमीडिएट कैश प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आप डेटा देखोगे ना ट्रेड्स का, जब से ये लॉन्च किया गया है, तो अगर प्रीवियसली डेटा देखोगे तो 2021 और 22 में इसकी जो सेल हुई थी, यानी कि इनका जो बिजनेस था वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ था, 2 गुना इंक्रीज हुआ था। प्रीवियस ईयर का अगर आप डेटा देखोगे 2020 से 2021 के बीच में ट्रेड्स का जो वॉल्यूम था 6,500 करोड़ था, ठीक है। नाउ 2021 से लेकर के 2022 के बीच अगर आप देखोगे तो ये वॉल्यूम आपका इंक्रीज होके 13,400 यानी डबल हो गया था इसका। इट मीन्स जो आपका ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, जो एक इनिशिएटिव लिया गया था RBI के द्वारा, ये काफी ज्यादा रैपिडली ये ग्रो कर रहा है, ठीक है, रैपिडली ग्रो कर रहा है, काफी ज्यादा हेल्प करता है जितने भी MSMEs हैं, ठीक है। ये आपके ट्रेड्स होते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे सम सोशल सिक्योरिटीज के बारे में, जिसमें हम आज देखने वाले हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अच्छा, ये जो इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा लिया गया था, जिसमें आपके लाइफ इंश्योरेंस कवरेज दी गई है फॉर द डेथ ड्यू टू एनी कॉज।
अब जैसे मान लीजिए आपका अचानक से डेथ हो गया, तो उस केस में ये जो आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ये आपको कवरेज प्रोवाइड करती है। तो कितने का कवरेज यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है? तो 2 लाख का कवरेज प्रोवाइड किया जाता है। डेथ बेनिफिट्स आपके जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, ये किस टाइप की पॉलिसी है? तो 1 साल का इसमें कवर होता है। आपको हर साल एनुअली आपको इसको रिन्यू कराना पड़ता है। एलिजिबिलिटी क्या होती है? तो इसकी आपको एलिजिबिलिटी यहाँ पर ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंडिविजुअल जो भी अकाउंट यहाँ पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, 18 से 50 साल की उनकी उम्र होनी चाहिए। एक पर्सन एक ही अकाउंट एलिजिबल होता है, एक ही अकाउंट वो ओपन करा सकता है इन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। आपका यहाँ पर केवाईसी होता है, यानी कि आपके आधार वगैरह से जो भी अकाउंट होल्डर है उनकी पूरी की पूरी केवाईसी की जाती है। इनरोलमेंट की बात करें अगर इस पॉलिसी की, तो आपको यहाँ पर हर ईयर 31 मई तक आपको जो भी प्रीमियम अमाउंट होता है, जो भी इनरोलमेंट कराना होता है, आपको करा लेना होता है, क्योंकि इसका जो कवरेज पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है 1 जून से और लास्ट करता है 31 मई। तो हर साल आप जब रिन्यू कराओगे और अगर आप कभी भी इनरोल करा रहे हो तो आपको 31 मई तक आपको इनरोल करा लेना है। इन ईच ईयर की बात की जा रही है, ठीक है। प्रीमियम पेमेंट की बात करते हैं तो फुल अमाउंट आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ता है। कितना होता है इसमें? एनुअल प्रीमियम अमाउंट 436 रुपीज है पर मेंबर। तो आपको पूरा अमाउंट अपफ्रंट यहाँ पर पे करना पड़ता है। कब टर्मिनेशन हो जाता है? ये जो आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, तो इसका जो कवरेज है ना आपका स्टॉप हो जाता है अगर आप रीच कर जाते हो 55 साल, ठीक है, आपकी उम्र 55 साल हो जाती है, या आपका बैंक अकाउंट क्लोज हो गया है, या आपके बैंक में एनफ बैलेंस नहीं है प्रीमियम को पे करने के लिए, उस केस में भी आपके इस कवरेज को टर्मिनेट कर दिया जाता है। या आपने मल्टीपल अकाउंट्स में एनरोलमेंट कराया है अंडर द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो यहाँ पर जो आपका कवरेज होता है ना सिर्फ एक ही अकाउंट का होता है, क्योंकि क्लियर यहाँ पर एलिजिबिलिटी लिखी हुई है कि ओनली 1 अकाउंट पर इंडिविजुअल एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट, क्योंकि इसमें जो कवरेज मिलेगा आपको सिर्फ 2 लाख का ही मिलने वाला है। तो मल्टीपल एनरोलमेंट है तो मल्टीपल एनरोलमेंट है तो टर्मिनेट कर दिया जाता है रेस्ट जो भी आपका एनरोलमेंट होता है। दूसरा जो यहाँ पे आता है जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा होगा कोई सुरक्षा की बात की जा रही है, तो एक्सीडेंटल कवरेज है यहाँ पे। तो अब जैसे कोई पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, या एक्सीडेंट हुआ वो डिसेबल्ड हो गया, तो उस केस में ये पॉलिसी उनको कवरेज प्रोवाइड करता है। ये भी आपका 1 साल का ही कवरेज होता है, हर साल आपको इसको रिन्यू कराना पड़ता है। इसमें जो एलिजिबिलिटी होती है ना कि इंडिविजुअल्स जो भी बैंक अकाउंट होल्डर है उनका एज क्या होना चाहिए इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में खुद को इनरोल कराने के लिए, तो 18 से 70 साल का होना चाहिए, ठीक है। आपका जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 था। नाउ यहाँ पर भी आप एक ही अकाउंट बैंक अकाउंट यहाँ पर ओपन करा सकते हो, मल्टीपल बैंक अकाउंट यहाँ पर आपके अलाउड नहीं है, मल्टीपल आपके बैंक अकाउंट्स यहाँ पे अलाउड नहीं है। अगेन यहाँ पर केवाईसी वगैरह होती है। अच्छा, एनरोलमेंट की बात करें तो सेम आपको देखने को मिलेगा जैसे हमने देखा था जीवन ज्योति बीमा योजना में। तो आपका यहाँ पर पीरियड क्या होता है? 1 जून से 31 मई ईच ईयर। अच्छा, इसमें ना आपको ऑटो डेबिट का भी ऑप्शन होता है। अगर आप ऑटो डेबिट के ऑप्शंस यहाँ पर लेते हो ना तो हर साल 31 मई को आपका प्रीमियम अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाता है। तो एवरी ईयर आपको जा करके इसको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली ये आपके बैंक अकाउंट से 31 मई को आपके पैसे डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अगर आप यहाँ पर मिस कर जाते हो एनरोलमेंट का डेडलाइन तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इस वक्त आपको पूरा का पूरा फुल अमाउंट पे करना होता है। इसका प्रीमियम फुल अमाउंट कितना होता है? तो आई गेस इसका 20 रुपीज पर मेंबर्स के हिसाब से होता है एनुअल प्रीमियम अमाउंट, जो आपको पूरा यहाँ पर पे करना होता है ना। यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स देखते हैं तो देखिए आपको ना यहाँ पर 3 तरीके के बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला, अगर मान लीजिए आपकी डेथ हो गई, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई, तो आपको पूरा का पूरा 2 लाख रुपए का यहाँ पर जो है अमाउंट पे किया जाता है। और दूसरा होता है जैसे कि मान लीजिए आपकी एक्सीडेंट हुई, आप दोनों आंख आपकी चली गई, दोनों हाथ चले गए, दोनों पैर चले गए, मतलब फुल्ली आप डिसेबल्ड हो गए, तो भी आपको यहाँ पर जो कवरेज दी जाती है 2 लाख की दी जाती है। तीसरा होता है कि जैसे आपकी एक्सीडेंट हुई, सिर्फ एक आंख चला गया या एक हाथ चला गया या एक पैर आपका डिसेबल्ड हो गया, तो उस केस में जो आपको कवरेज दी जाती है वो 1 लाख की दी जाती है। तो तीनों आपको कवरेज याद रखना है,
टर्मिनेशन, सेम आपको टर्मिनेशंस देखने को मिलता है जैसे हमने अभी जीवन ज्योति बीमा योजना में देखा था। इसमें कवरेज लेकिन होती है एज आपका टर्मिनेशन का, अगर आप 70 साल के हो जाते हो उसके बाद टर्मिनेट कर दिया जाता है। दूसरा, अगर आपके बैंक अकाउंट में एनफ बैलेंस नहीं है या आपका अकाउंट क्लोज हो गया है, उस केस में भी आपका टर्मिनेशन हो जाता है। एंड तीसरा, डुप्लीकेट कवरेज, जैसे हमने पहले वाले में देखा था जीवन ज्योति बीमा योजना में, अगर आपने मल्टीपल अकाउंट्स ओपन करा रखे हैं तो उस केस में जो है आपके वन अकाउंट को ही यहाँ पर वैलिड माना जाएगा, रेस्ट को आपको यहाँ पर हटा दिया जाता है, ठीक है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ये है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नाउ अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। गाइस कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शंस में पूछना। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फैक्टरिंग। चार ऑप्शन है आपके पास। अ टाइप ऑफ लोन गिवन बाय बैंक। ऑप्शन बी, a process of selling account receivables for immediate cash. Option C, a way of investing in the stock market. And option D, a method of increasing company's profit. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, a process of selling account receivables for a immediate cash. तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विथ recourse factoring, who bears the risk if the customers does not pay? हमने तीन तरीके के देखे थे, विथ रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स एंड लिमिटेड रिकोर्स, राइट। विथ रिकोर्स में क्या था, कौन बियर करेगा लॉसेस को? तो द फैक्टर, द कंपनी सेलिंग द रिसीवेबल्स, द गवर्नमेंट और द कस्टमर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द कंपनी सेलिंग द रिसीवेबल्स, ठीक है। विदाउट रिकोर्स के केस में फैक्टर लॉस को बियर करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। हाउ डज ट्रेड्स हेल्प एमएसएमईज? तो कैसे हेल्प कर रहा है, मैंने आपको बताया भी है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैसे हेल्प कर रहा है। बाय एलिमिनेटिंग क्रेडिट रिस्क एंड इंश्योरिंग फास्टर रिसीवेबल्स, बाय ऑफरिंग एमएसएमईज डायरेक्ट लोन्स, बाय अलाउइंग एमएसएमईज टू इशू बॉन्ड, और by providing subsidies to MSMEs. What is the correct answer? By eliminating credit risk and ensuring faster receivables. तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हाउ मच कॉम्पनसेशन इज गिवन फॉर द एक्सीडेंटल डेथ। अब डेथ हो जाती है तो कितना कॉम्पनसेशन कवरेज होता है आपका? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 लाख। अगर यहीं पे पूछा होता कि आप फुल्ली डिसेबल्ड हो गए हो तो कितना कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, तो भी 2 लाख। अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि एक हैंड, ठीक है, या आपका एक आंख या एक आपका पैर डिसेबल्ड हो गया है, उस केस में क्या कॉम्पनसेशन है, तो 1 लाख का कॉम्पनसेशन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। व्हाट टाइप ऑफ इंश्योरेंस डज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रोवाइड। जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में पूछ रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस है या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है या लाइफ इंश्योरेंस है या व्हीकल इंश्योरेंस है? आपको इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शंस में देना है। गाइस आई वांट एवरीवन्स पार्टिसिपेशन इन कमेंट सेक्शंस। सवाल का जवाब दीजिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को शेयर कर दीजिए जिनके पास भी हमारा चैनल नहीं है। हमारा एक जय फाउंडेशन बैच चल रहा है गाइस, जिनको इनरोल करना है आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलने वाला है। जैप सुपर प्लान भी है जिसमें आपको 2 तरीके के प्लान्स दिए गए हैं, एक 6 मंथ का, एक 12 मंथ का है। तो अगर मान लो 6 मंथ का प्लान लेते हो तो जो भी 6 महीने तक ऑनगोइंग अपकमिंग जितने भी कोर्सेज होंगे उस सब का आपको एक्सेस मिलेगा, ठीक है। इस पे भी आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट है। इफ यू वांट टू बाय, आप इसको बाय कर सकते हो। एक पीडीएफ कोर्स भी है गाइस, तो किन्हीं को सिर्फ पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, पीडीएफ कोर्स चाहिए, तो आपको इस पे भी 50% का डिस्काउंट है, आप इसको भी बाय कर सकते हो। कैप फाउंडेशन बैच भी आ चुका है गाइस, तो जिनको भी इनरोल करना है इस पे भी आपको बैंकर प्रो कोड का इस्तेमाल करेंगे 50% का डिस्काउंट मिलेगा, अगर कोई कैब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा RBWM का प्लेलिस्ट बन चुका है, मॉड्यूल डी तक सारे के सारे मैंने टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट थे वो कवर कर दिए हैं। आपका प्लेलिस्ट बन गया है, जाइए जाकर के पढ़ाई कीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शंस में इमीडिएटली मुझसे पूछिए। तो मेरे सब्जेक्ट्स रिगार्डिंग कोई इशू आ रहा है या जैब एग्जाम्स रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं, ठीक है। कल से जो हम चैप्टर्स और टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे वो आपका एडिशनल टॉपिक्स है, जिससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसको भी मैं यहाँ पर आपको यूट्यूब पे फ्री में कवर कराने वाली हूँ, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, 7 बजे मैं लाइव आती हूँ, आप लोग लाइव सेशंस को अटेंड कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।